हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। अब लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को कंप्लीट कर दिया था। नाउ टुडे आई एम थिंकिंग कि पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाया जाए जो स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, बट आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो लेंगे थोड़ा सा कि होते क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस। आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देन वी क्लासीफाई देम। वही जो स्टेप होते थे अकाउंटिंग में वो सब करते हैं और एंड में हमें क्या मिलती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अवर बिजनेस। और इस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए कि वो इफेक्टिवली प्रिपेयर हो और एफिशिएंटली प्रिपेयर हो, इसके लिए क्या होता है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं while doing accounting. क्लियर। एंड हाँ, वन मोर थिंग, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है। ये आपस में सब मिक्सअप कर देते हैं। आपको सिंपली याद रखना है मेन क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जिनमें ये सब आ जाते हैं ओवरऑल। बट अगर बात की जाए कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस की, ये दोनों को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट बना दिए, उनको सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंडर ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस आती हैं, जिनमें से ये सब है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ये सब है आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बट इन दी एंड ये सारे जो हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से लिखे हैं, ये सब क्या है, आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देन आगे मैंने लिखा है दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर कॉमनली नोन एज GAAP। ये क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को एक साथ क्लब करके बात करें या हमें एक वन टर्म में डिफाइन करना हो, तो हम क्या बोलते हैं, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एग्जाम में आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि व्हाट डज GAAP स्टैंड्स फॉर, तो उसका आंसर क्या होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ सब कुछ की पॉइंट्स बना के लिखा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है इट एज्यूम्स दैट द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। लेट्स से ये ए है जो एक बिजनेस का ओनर है और इसके बिजनेस का नाम है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड क्या है, एक बिजनेस है। और अगर ए जो है ओनर, वो बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करेगा अमाउंट, आपको पता है वही इन्वेस्टेड अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और आपको ये भी पता है जब बिजनेस में ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। क्यों बनती है लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस सोचता है कि वो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट करा है, मेरा खुद का पैसा नहीं है। तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, यही बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की हमने बिजनेस को अलग मानना है और ओनर को अलग। तब भी बिजनेस मानता है कि जो भी पैसा मेरे में ओनर इन्वेस्ट करेगा वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, वो मेरा खुद का पैसा नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे भी ये बताया भी, इसमें क्या एज्यूम करते हैं कि बिजनेस और जो ओनर है वो सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज मानते हैं, दोनों को अलग अलग मानेंगे। तभी मैं आपको बार बार अकाउंट्स में बोलती हूँ कि हमने जो भी सोचना है सब कुछ हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट एंटिटीज। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसे भी हम पहले एग्जांपल से देखते हैं। अब मैंने आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में बताया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसका क्या मतलब होता था, एन एक्सपेंस विच इज ड्यू, जो पे करना बन गया है बट नॉट येट पेड, ड्यू बट नॉट येट पेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने एम्प्लॉय को भी सैलरी देनी थी, किसी मंथ की अभी तक नहीं दी है, तो वो आपके लिए क्या बन जाती थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और जैसे अगर आपके एम्प्लॉय की टोटल सैलरी थी ₹10,000, बट आपने अभी तक 10,000 में से सिर्फ 8,000 एक्चुअल में पे कर दिए है पेड, बट 2,000 आर स्टिल पेंडिंग, अभी 2,000 आपने पे नहीं करे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बट जब हम फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको क्या ट्रीटमेंट बताया था कि जितना हमने अमाउंट पे कर दिया, साथ ही साथ हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस भी कर देना, क्योंकि एक्चुअल में वो इसी करंट ईयर का खर्चा है, चाहे हमने कैश में पे करा हो या नहीं करा हो। तो ये जो हम 2,000 ऐड करते हैं, किस प्रिंसिपल के बेस पे ऐड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखिए, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट revenues and expenses are recorded in the period in which they are earned or incurred. रेवेन्यू को तभी रिकॉर्ड कर देंगे जब हम अर्न कर लेंगे, और एक्सपेंस को तब रिकॉर्ड कर देंगे जब हम इनकर कर लेंगे, irrespective of whether the cash is actually received
और पेड। इनकम के केस में हम बोलेंगे चाहे कैश रिसीव करा हो या ना करा हो, स्टिल वी विल रिकॉर्ड दैट अमाउंट। और एक्सपेंसेस के केस में बोलेंगे चाहे कैश में हमने पेमेंट करी हो या नहीं करी हो, फिर भी हमने उसको एक्सपेंस मानना है। लाइक इन अवर केस हमने एक्सपेंस मानी थी सैलरी, और 2000 अभी हमने पे नहीं करा था, फिर भी हमने एक्सपेंस माना था। और अगर इनकम की बात करें जो हमने अर्न कर ली है बट रिकॉर्ड नहीं की, तो उसकी एग्जाम्पल हो जाती है जैसे हम लिखते हैं ना एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम्स भी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और याद रखेंगे एक्रूअल कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर है। तो इन शॉर्ट आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन ड्यू बेसिस। जैसे कोई चीज ड्यू हो जाएगी, लेना या देना, उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला टॉपिक करवाया था, उसमें जब मैंने स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग की बात की थी, वहां पे सबसे पहले हम क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते थे। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते थे? मेजर करते थे, जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, जिसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू हो, जो पैसों में गिनी जा सके। तो वो किस बेस पे करते थे हम रिकॉर्ड, या हम बोल सकते हैं मेजर ऑन द बेसिस ऑफ मनी मेजरमेंट concept. देखिए, this concept states that only those transactions which can be expressed in monetary terms should be recorded in the books of accounts. अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जब आप सैलरी पे करते हैं स्टाफ को, सैलरी टू स्टाफ, आप सैलरी किस में देते हैं? कैश में देते हैं, मींस वो मॉनेटरी टर्म्स में काउंट हो सकती है, देयरफॉर ये वाली ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर यही बात करें हम अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, हमने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया, उसको तो हम पैसों में नहीं ना गिना जा सकते, सिंपली वो कोई इवेंट अकर हुआ है जब हमने किसी मैनेजर को अपॉइंट करा, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में काउंट नहीं करा जा सकता, या वी कैन से उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस indefinitely for a longer period of time and would not be liquidated in the foreseeable future। क्या मतलब हुआ? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने मानना है कि हमने जब भी अपना बिजनेस चलाना है, या हम चला रहे हैं या फिर हम स्टार्टअप करने लगे हैं, तो हम यही मान के चलेंगे कि हम फर्दर इन द फ्यूचर, फोर्सिएबल फ्यूचर क्या हुआ? आने वाले फ्यूचर में हम ये नहीं मानेंगे कि हम अपना बिजनेस बंद करेंगे, वो इंडेफिनेटली। जिसकी इंडेफिनेटली क्या होता है? जो डेफिनेट नहीं है, नॉट डेफिनेट, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हम सोचते हैं कि बिजनेस जो है ज्यादा देर तक, लंबे समय तक हम चलता रहेगा, और फ्यूचर में हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि उसको हम लिक्विडेट करेंगे। लिक्विडेट मतलब क्लोज डाउन कर देंगे। क्लियर? अगर इसकी भी एग्जांपल की बात करें तो देखिए, जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी ₹50,000 की, दिस इज अवर फिक्स्ड एसेट। अब दो केस हो सकते हैं कि वेदर वी आर एज्यूमिंग द गोइंग कंसर्न और नॉट। अगर एक बार हम एज्यूम करके चलेंगे, एक बार एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तो हम अपनी बुक्स में फिक्स्ड एसेट दैट इज मशीनरी को रिकॉर्ड करते रहेंगे। कहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड? बैलेंस शीट। आपको पता है एसेट जितने भी होते हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं ऑन दी राइट हैंड साइड। और अगर हम मान रहे हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा बाय अडॉप्टिंग दी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो जब भी हम ईयर बाय ईयर, मतलब हर साल रिकॉर्ड करते रहेंगे अपने एसेट को, बैलेंस शीट में ही रिकॉर्ड करेंगे। चाहे हम डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, दैट इज ऑब्वियस कि डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, वैल्यू गिरती रहेगी एसेट की। लेट्स से अब सेकंड ईयर हमने इस एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया 49,000 का आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वैसे ही दिस प्रोसेस विल गो ऑन, हम बार बार एसेट को रिकॉर्ड करते रहेंगे एट देयर डेप्रिशिएटेड वैल्यू। बट अगर बात करें कि हमने आगे फर्दर अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, लेट्स से हमने मान लिया कि हम फर्स्ट ईयर में ही काम करेंगे और उसी साल हम अपना काम बंद कर देंगे। अगर उसी साल आपने 50,000 की मशीन खरीदी थी, तो आप एट दी एंड बैलेंस शीट में नहीं बताएंगे, वही पूरा का पूरा 50,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे कि ये हमारा एक्सपेंस हो गया, क्योंकि आपने फर्दर उस एसेट को यूज करना नहीं है, तो आपके लिए एक एसेट रहेगा ही नहीं, बाद में बैलेंस शीट में भी नहीं शो करोगे, सीधे खर्चा बता देते हो इन दी P&L अकाउंट। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से और अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यूजर्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। जो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर्स। तो जो भी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रेगुलर इंटरवल्स पे। क्यों चाहिए होती है? उनको तो डिसीजंस लेने हैं, अपने भी कुछ अपना उन्होंने सोचना है
कि क्या हमें आगे फर्दर इस बिजनेस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो उनको हर एक इन्फॉर्मेशन रेगुलर इंटरवल्स पे चाहिए होती है। नो फर्म कैन वेट फॉर लॉन्ग, और ना ही जो फर्म है, जो खुद बिजनेस भी है, वो ज्यादा देर तक वेट नहीं करेगा टू नो दी फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और बिजनेस को भी अपना फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जानना होता है जल्दी से जल्दी, बिकॉज वेरियस डिसीजंस आर टू बी टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसे यूजर्स को रेगुलर इंटरवल्स पे डिसीजन लेने होते हैं, सिमिलरली बिजनेस को भी डिसीजंस लेने ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे। Hence, the financial statements are prepared normally after a period or an interval of 1 year. इसीलिए उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या बताती है, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। और ये भी पता है आपको। आप मुझे खुद बताइए अब कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें किसके थ्रू पता लगती है, फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू पता लगती है। ओके, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाते हैं, ये हम आफ्टर सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड बनाते हैं, जो जनरली 1 ईयर का होता है। और यही जो पीरियड, या वी कैन से यही इंटरवल जो होता है 1 साल का, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। दिस इंटरवल इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम at the end of which the income statement and position statements are prepared to know the results and resources of the business. ये एक ऐसे पीरियड है, या वो कैन से ये ऐसे इंटरवल ऑफ टाइम है जो टाइम के बीच में लेते हैं, ताकि जिसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर पाए, जिससे हम अपने बिजनेस के रिजल्ट्स और रिसोर्सेज को जान पाए। रिजल्ट्स किससे पता लगेंगे आपको, रिजल्ट होगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पता लगेगा आपको P&L अकाउंट से। और रिसोर्सेज हो गए आपके खुद के एसेट्स मान लो, या जो आपका खुद का पैसा है, एसेट्स भी होंगे, साथ में लायबिलिटीज भी होंगी, जो आपको पता लगती है थ्रू बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट किसको कहते हैं हम, वैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और पोजीशन स्टेटमेंट हम कहते हैं बैलेंस शीट को। देयरफॉर इनकम स्टेटमेंट हमें बताएगी रिजल्ट्स, और पोजीशन स्टेटमेंट हमें बताएगी हमारे रिसोर्सेज, दैट इज एसेट्स और लायबिलिटीज, और रिजल्ट्स में वही प्रॉफिट या लॉस। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, पहले तो ड्यूअल, इस नाम से आपको पता लग रहा है, ड्यूअल मतलब टू। So this concept states that every transaction has a dual or two-fold effect. हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे and should therefore be recorded at two places. It is also known as duality principle. आपको याद होगा जब मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसके हमेशा दो इफेक्ट्स होंगे। तो दो इफेक्ट्स की बात कौन करता है, यही dual aspect concept, or we can say duality principle. Then next one, realization concept. This concept is also known as revenue recognition concept. अब ये concept कहता क्या है, revenue is recognized only when it is realized. अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसी भी एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई कस्टमर ने 20,000 रुपीज आपको एडवांस में पे कर दिए, और कब पे करे, ऑन 1 मार्च। और पे क्यों करे, उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 मार्च को आके, मेरी मशीनरी खराब हुई है, मेरे गोडाउन में आके आप उसको रिपेयर कर देना। दैट मीन्स आपने उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, हमने उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। बट उस सर्विस के लिए आपके कस्टमर ने 20,000 पहले ही एडवांस में पे कर दिए, जबकि एक्चुअली में जो आपने उसको सर्विस रेंडर करनी थी, जो आपकी अपनी ड्यूटी थी पूरी करने की, अभी तक नहीं करी है। तो जब तक आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप बोलेंगे कि 20,000 मेरे इनकम हो गई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि रेवेन्यू हमें तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक वो एक्चुअली में रियलाइज नहीं हो जाए, क्योंकि जब तक हम सर्विस नहीं देंगे अपने उस कस्टमर को, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे रेवेन्यू की रियलाइजेशन हो गई। क्लियर, चलिए देन मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब इससे भी पहले एक बार एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपका कार सेल करने का बिजनेस है, तो आपने अपने किसी ब्रोकर को कहा कि आप मेरी आगे कार सेल करवाएं, कितने रुपीस, 5 लाख की। ओके, बट ब्रोकर ने कहा कि मैं आपको 5 लाख की सेल तो करवा दूंगा, बट इसमें मुझे 10% कमीशन चाहिए। दैट मीन्स ब्रोकर के इसमें 50,000 अपनी कमीशन भी इंक्लूडेड है। तो 50,000 क्या है, आपके लिए एक्सपेंस है जो आपको कमीशन पे करनी है ब्रोकर को, और साथ ही साथ 5 लाख आपके लिए अपना रेवेन्यू है जो आप अर्न करेंगे बाय सेलिंग दी कार। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस साल में, दैट इज 5 लाख, आप उसी के साथ जो रिलेटेड उसका एक्सपेंस है उसे भी रिकॉर्ड करें। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू, एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारे क्या हुए, रुपीज 50,000 रिलेटेड टू रेवेन्यू, 50,000 विच इज रिलेटेड टू 5 लाख should be recognized in the same period. अगर हम इस साल 5 लाख को रिकॉर्ड कर रहे हैं एज अ रेवेन्यू, तो इसी साल हमें 50,000 को भी एक्सपेंस दिखाना है।
इन द सेम पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज। अगर हम 5 लाख इसी साल में रिकॉग्नाइज करने लगे हैं एज अ रेवेन्यू तो हमें 50,000 भी उसका एक्सपेंस शो करना पड़ेगा। दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। या सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रेवेन्यू। और ये मैच क्यों होना चाहिए एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपस में? इन ऑर्डर टू गेट दी करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि अगर आपने सिर्फ 5 लाख का रेवेन्यू बता दिया, फिर आपने 50,000 का एक्सपेंस इनकर नहीं किया, वो नहीं बताओगे, तो आपका प्रॉफिट कितना शो होगा? 5 लाख का होगा। दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 4,50,000। देयरफॉर एक्सपेंसेस को मैच करना है विद द रेवेन्यू। देन नेक्स्ट वन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ बिजनेस are recorded at its original cost in case of initial recognition. Initial recognition क्या हुआ? स्टार्टिंग में, that is at the time of purchase. जब आपने स्टार्टिंग में कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा, जो उसकी आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ी, आपको उस एसेट को उसी पे रिकॉर्ड करना है। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? एक बार आपने परचेज के टाइम रिकॉर्ड कर दिया, देन जब आप नेक्स्ट ईयर दोबारा अगेन एंड अगेन उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, वो कैसे करेंगे? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगर आपने 50,000 का स्टार्टिंग में कोई एसेट खरीदा था, तो आप उस 50,000 को अब जब नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इस कॉस्ट में आप डेप्रिसिएशन को लेस कर करके आगे फर्दर रिकॉर्ड करके बताएंगे। Then no rise or fall in the market price is taken into account. तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉस्ट है, हमने एसेट को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, बार बार डेप्रिसिएशन लगा लगा के उस पे, ना कि हमने ये देखना है कि अब करंट प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में उस चीज का, तब हम रिकॉर्ड करेंगे। नो, हमने मार्केट प्राइस को इग्नोर करना है, सिंपली हमने कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते लगाते एसेट को रिकॉर्ड करते रहना है। और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे ही एप्लीकेबल होता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे होता है हिस्ट्री, एक बार हो गई वो चीज, जैसे आपने एक बार परचेज कर लिया एसेट, तो आप उसको स्टार्टिंग में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हो, बाद में फर्दर उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हम मार्केट प्राइस को कंसिडर करते हैं। देन नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो अनबायस्ड होनी चाहिए। अनबायस्ड का क्या मतलब हुआ? फ्री फ्रॉम बायसनेस, या कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी पक्षपात या वी कैन से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी अनबायस्ड एंड शुड बी बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस। जो भी हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अकाउंट्स की बुक्स में, वो एक सॉलिड एविडेंस या वी कैन से एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे बेस्ड होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ ओपिनियन। या ऐसा ना हो कि हम इस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर एक कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को। नो, वो एक एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए। लाइक वाउचर्स होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं, हमें पता होता है कि हमने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, तो वो किस वाउचर को देख के करी है, तो वाउचर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करते हैं। देन योर पासबुक से भी अगर हमने कोई एंट्री रिकॉर्ड किया रिलेटेड टू बैंक, हमें पता लग जाएगा कि दिस इज दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जहाँ से हमने रिकॉर्ड करी। देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हम बनाते हैं वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, देयर शुड बी नो बायसनेस। तो ये सब थे हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। और कन्वेंशंस की बात की जाए, सबसे पहले है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म जैसे नाम से भी कुछ पता लग रहा होगा आपको, कंजर्व, जैसे हम बोलते हैं टू कंजर्व दी नेचुरल रिसोर्सेज, उनको बचा के रखिए। इसका लॉजिक भी कुछ इधर वैसा ही है, देखिए। As per this convention, all the prospective losses बोलें या बोलेंगे फ्यूचर में आने वाले लॉसेज जो भी हैं, आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बट नॉट ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। क्या मतलब हुआ? सारे आने वाले जो भी प्रोबेबल लॉसेज हमें लग रहे हैं कि हम इनकर कर सकते हैं फ्यूचर में, वो हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो हमें लगता है फ्यूचर में हम इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम एक तरह से पहले ही कॉशियस होके चलते हैं, या वी कैन से हम केयरफुल रहते हैं पहले ही। देयरफॉर दिस प्रिंसिपल, या वी कैन से ये वाली जो कन्वेंशन है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का है, या वी कैन से प्रूडेंट, इसका मतलब ही क्या होता है? कॉशियस रहना, या वी कैन से केयरफुल रहना। इन अदर वर्ड्स, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, आप पहले ही कोई प्रॉफिट को एंटिसिपेट ना करें, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। बट जो भी आपको पॉसिबल लॉसेस लग रहे हैं उनका प्रोविजन पहले से ही बना दीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, आपने ये सुना है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, कि हाँ हमें अगर फ्यूचर में हो सकता है कुछ रिस्पेक्टिव डेटर्स से पैसा ना मिले, तो उसका हम प्रोविजन पहले ही बना लेते हैं। बट ऐसा तो नहीं हमने कभी किया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन
क्रेडिटर्स। हमने बुक्स में ऐसे तो कभी रिकॉर्ड नहीं किया कि हाँ हो सकता है इन फ्यूचर हमारा ये रिस्पेक्टिव क्रेडिटर या कोई भी एक स्पेसिफिक वन हमें डिस्काउंट देगा। नो, हम प्रोबेबल इनकम्स को रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि हम प्रोबेबल लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन विच कन्वेंशन या इन विच प्रिंसिपल प्रॉफिट्स आर नेवर ओवर स्टेटेड, या कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉफिट्स को कभी भी ओवरस्टेट करके नहीं बताना है। वो उसका आंसर क्या होगा? कंजर्वेटिज्म, या वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। क्लियर? देन मटीरियलिटी। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑल मटीरियल फैक्ट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटिंग प्रोसेस। हम अपनी जब बुक्स बना रहे हैं अकाउंट्स की, या वी कैन से जब हम अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं या वी कैन से मटीरियल फैक्ट्स हैं, उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना है। और अकाउंटेंट शुड रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट डेटा एंड लीव आउट इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। जो रेलेवेंट नहीं है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, उसको छोड़ दें। मटीरियल आइटम्स क्या हुई? दीज आइटम्स आर दोज विच इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली हमारे लिए कौन सी चीज़ें रेलेवेंट होंगी बिजनेस के लिए? जो हमारे यूजर्स के काम आएंगी, क्योंकि हम इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ही क्यों रहे हैं? ताकि हम अपने यूजर्स को प्रेजेंट कर पाएँ। तो जो भी चीज़ें हमारे यूजर्स के डिसीजंस को इफेक्ट करती हैं, हमने वही उनको डिस्क्लोज करनी है। वी कैन से उनको हमने वही बताना है जो उनके लिए मटेरियल है। ना ही हम ऐसे बोलेंगे, कोई अगर हमने अपने स्वीपर को चेंज कर दिया, बिजनेस में काम करने वाले सफाई करने वाले बंदे को हम चेंज कर रहे हैं, आज कोई रख रहे हैं कल कोई रख रहे हैं, तो ये हमारे यूजर्स के लिए तो इररिलेवेंट है, वुड बी इमटेरियल टू शो दिस इन्फॉर्मेशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देयरफॉर ओनली दी मटेरियल फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड। देन नेक्स्ट वन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या कहती है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड। एक बार आपने कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिलेक्ट कर ली, या कोई भी आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, कोई भी पर्टिकुलर मेथड सिलेक्ट कर लिया या अडॉप्ट कर लिया, इट शुड बी अडॉप्टेड कंसिस्टेंटली। मीन्स यूनिफॉर्म रहना चाहिए, वो बार बार आप उसको चेंज नहीं करेंगे, सेम रहना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर। द कंपैरिजन ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विद द अनदर इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी इज फॉलोड। अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर करंट ईयर की इंफॉर्मेशन कोई भी कंपेयर करनी है विद द प्रीवियस ईयर, वो तब हमारे लिए आसान होगी, या वी कैन से कंपेरेबल होगी, जब हमने अपने मेथड्स को या कोई और जो भी प्रैक्टिस होगी उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इसको चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV मेथड। SLM क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और WDV होता है रिटन डाउन वैल्यू। अब डिपेंड करता है बिजनेस में कि वो SLM मेथड को फॉलो करना चाहता है या WDV। अब SLM क्या होता है और WDV क्या होता है, ये भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। लेट्स से आपके जो आपने स्टार्टिंग में कोई मशीनरी खरीदी थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी ₹50,000, और अगर हम सिर्फ WDV मेथड की बात करें और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो क्या हुआ? स्टार्टिंग में हमने 50,000 की मशीन ली, फर्स्ट ईयर हमने ऐसे रिकॉर्ड करी होगी। देन जब सेकेंड ईयर रिकॉर्ड करनी है, हमने डेप्रिसिएशन लगानी है 10% की, तो वो क्या आएगा? 5,000। तो हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट को एट 45,000। देन अगेन जब हम थर्ड ईयर में रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे? 45,000 में से 4,500 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा वैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। बट SLM या वी कैन से स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? आप ओरिजिनल कॉस्ट जितनी होती है उसी पे ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। पहले तो लगेगा 50,000 में 10% 5,000, तो आएगा 45,000। बट अगेन अब इसमें आप 4,500 नहीं लेंगे डेप्रिसिएशन, इसमें आप सेम 5,000 ही लेंगे जो ओरिजिनल कॉस्ट पे थी, तो तब आपका आएगा 40,000। तो डिफरेंस क्या है? SLM में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रेट लगता है डेप्रिसिएशन का, बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो रिटन डाउन वैल्यू होती है, दैट इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू, उस पे रेट लगता है। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं SLM मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस पे रेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है, दैट इज 50,000। तो अगर हमें इन दोनों में ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना हो, तो वो कंसिस्टेंटली हमें हर साल लगाना चाहिए, ना कि कभी हम एक साल SLM लगा रहे हैं एक साल WDV। एज यू कैन सी हमेशा अमाउंट डिफर कर रहा है। यहाँ पे अगर सेकेंड ईयर में वैल्यू हमारी 40,000 आती है और यहाँ पे 45,000, तो डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं करेंगे, तो ईजिली हम कंपेरिजन भी नहीं कर पाएंगे।
ओके, देन लास्ट वन या वी कैन से लास्ट कन्वेंशन कौन सी है हमारी? फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि हमें फुल डिस्क्लोजर करना है, हर एक चीज़ बतानी है। देखिए, अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड। ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड वही हो गया कि ऑब्जेक्टिविटी हमें फॉलो करनी है, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल द मटीरियल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। मटीरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है मतलब मटीरियलिटी। तो ये जो कन्वेंशन है ये सारों को एक साथ ही कवर अप कर लेता है, ऑब्जेक्टिविटी को भी और मटीरियलिटी को भी। हर एक चीज़ ऑनेस्टली बतानी है और जो मटेरियल है वही हमें बताना है। बट मेन मोटिव क्या है इस कन्वेंशन का कि हमें फुल डिस्क्लोजर करना है, सारी चीज़ें बतानी है सो दैट यूजर्स कैन टेक डिसीजंस प्रॉपरली। हर एक चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी है, नथिंग शुड बी कंसील्ड फ्रॉम द यूजर्स। हमने कंसील का क्या मतलब हुआ? टू हाइड। हमने अपने यूजर से कुछ भी नहीं छुपाना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच इंफॉर्मेशन इज नॉट इन फेवर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड हर एक चीज़ यूजर्स को बतानी है, चाहे वो चीज़ बिजनेस के फेवर में हो या नहीं हो। लेट्स से बिजनेस के ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, कोई उनके खिलाफ बिजनेस में कोर्ट केस फाइल है, अगर वो आपसे छुपा रहा है यूजर से, दैट मीन्स वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, वो छुपा रहे हैं क्योंकि उससे यूजर्स पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस का। तो यूजर्स को ये सब भी बताना है, जिसमें चाहे वो बात बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे वो बिजनेस के फेवर में हो या नहीं हो, बट एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज टू दी यूजर्स। क्योंकि इन दी एंड हमारे लिए यूजर्स ही रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूजर्स ही नहीं होंगे, बिजनेस में काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो बिजनेस कैसे चलेगा? देयरफॉर हर एक चीज़ उनको हमें बतानी चाहिए, नथिंग शुड बी कंसील्ड फ्रॉम देम। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये सब थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। एंड हाँ, एक और चीज़ कई बार डाउट रहता है आपको, एजम्पशंस क्या होती हैं? अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है कि बिजनेस ये चीज़ें तो एज्यूम करके चलता ही है। सबसे पहली एजम्पशन है गोइंग कंसर्न, देन सेकेंड वन एक्रूअल, एंड थर्ड वन कंसिस्टेंसी। ये 3 अजम्पशंस हैं बिजनेस की मेजर, जो बिजनेस एज्यूम करके चलता है कि ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। क्लियर? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फंडामेंटल बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं, तो वो ये 3 मेजर हैं, दैट इज गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी। ये मैंने आपको तीनों भी समझा दी, तो अब आप ये याद रखेंगे। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग अजम्पशंस, कि जब ये फॉलो नहीं होती, व्हेन दे आर नॉट फॉलोड, डिस्क्लोजर शुड बी गिवन। जब हम अकाउंटिंग एजम्पशंस को, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं करते, इनमें से एक भी फॉलो नहीं करें, तो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये डिस्क्लोज करना होता है। क्लियर? और ये जो डिस्क्लोजर है ये हम कहाँ पे बताते हैं? इन दी फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट। क्या मतलब हुआ? बैलेंस शीट के नीचे जो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करी, उस इन दी एंड उसके लास्ट में ये भी शो कर देते हैं कि हमने कौन सी पर्टिकुलर एजम्पशन फॉलो करी या कौन सी नहीं करी। ओके, तो ये सब थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। आई होप अब आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया, कोई भी अब किसी को डाउट नहीं रहा होगा रिगार्डिंग ऑल दीज। एंड अगर स्टिल कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इफ एनीबडी इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।